दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, पृथ्वी पूरी तरह ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में ही नहीं खड़ी रहती, मतलब कि ना तो वो एक जगह खड़ी रहती है, मतलब कि पृथ्वी में भी गतियाँ होती है। पृथ्वी एक जगह स्टैंड स्टिल की तरह खड़ी नहीं रहती है। आपने कभी आपने दिन और रात होते हुए देखा होगा, ऋतुओं को चेंज होते हुए देखा होगा। ये तो आपने महसूस भी किया होता है और देखा भी होता है। तो इन गतियों के कारण ही हमें ये अपने दैनिक और वार्षिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी पृथ्वी की गतियाँ हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। आपने अगर आगे वाले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो जानते हैं पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह है ना खड़ी नहीं रहती। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी की है ना गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, सबसे पहले अपन घूर्णन गति के बारे में जान लेते हैं। घूर्णन गति वह गति होती है जिसमें पृथ्वी अपनी जगह जहाँ पर वो खड़ी है ना, उसी जगह वो गोल 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 घूमती है। जैसे ना ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह है, तो पृथ्वी सूर्य से 30 दूरी पे ग्रह है, तो पृथ्वी से इधर है। तो पृथ्वी जब अपनी जगह पे ही गोल 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 घूम रही है ना, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। जब वो अपनी जगह पर ही, अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूम रही है, तो ये उसका अक्ष हुआ और इस अक्ष पे ही वो गोल 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 घूम रही है। और पृथ्वी के अक्ष के बारे में अपने पिछले वीडियो में देखा था कि पृथ्वी का जो अक्ष है ना, वो सीधा ऐसे सीधा नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, ये कुछ झुका हुआ अक्ष है। और वो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपनी इस 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ गोल गोल अपनी जगह पर ही घूमती है, तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी का अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमना घूर्णन गति कहलाता है। ये घूर्णन गति एक चक्कर को पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। कितना टाइम? 24 घंटे, जो अपने दिन की अवधि को भी बताता है। और इस 24 घंटे में अपन को दिन और रात देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात कैसे दे, घूर्णन गति किस प्रकार दिन और रात होने के लिए जिम्मेदार है, अपन ये जानते हैं। पहले सपोज करो कि पृथ्वी है ना खड़ी है, वो घूम नहीं रही है, एक जगह पर ही खड़ी है। अगर पृथ्वी एक जगह पर ही खड़ी रहेगी और चूंकि पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो पृथ्वी अगर एक जगह खड़ी रहती है तो पृथ्वी के जो सूर्य के सामने वाला पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये पृथ्वी है और ये घूम नहीं रही है, ये सिर्फ एक जगह खड़ी है। ठीक है, अगर वो एक जगह खड़ी है तो पृथ्वी के सामने वाला, ये वाला जो पृथ्वी के सामने वाला पार्ट है ना, इस पर तो हमेशा दिन रहेगा, और पीछे वाला पार्ट जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है, वहाँ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, मतलब कि हमेशा रात रहेगी। इसका मतलब वो घूर्णन गति के कारण ही अपन को दिन और रात देख, और अपन को ये समझ में आ गया कि दिन और रात किस प्रकार होते हैं। घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिया। और अब क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और उसको घूर्णन गति कहते हैं। और इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, पृथ्वी के सामने वाला पार्ट, जब पृथ्वी घूमती घूमती जो सामने सूर्य के जो सामने वाला पार्ट आता है ना, उधर तो अपन को दिन दिखाई देता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, उसको रात बोलते हैं। तो वो कभी ये सामने पार्ट आता है और कभी ये सामने पार्ट आता है। 12 घंटे में पृथ्वी का जो पीछे वाला पार्ट है ना, वो आगे आ जाता है, और वो जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे चला जाता है। इसलिए अपन को दिन और रात देखने को मिलते हैं। 12 घंटे मैंने इसलिए बोला कि ये सामान्यतः एवरेज बोल रही हूँ कि 12 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये अवधि चेंज होती रहती है। और ये अवधि चेंज होने का कारण परिक्रमण भी है। और घूर्णन और परिक्रमण के साथ में जब अध्ययन करेंगे तब पता चलता है कि दिन की जो अवधि है ना, दिन और रात होने के पीछे का कारण है घूर्णन, लेकिन दिन की अवधि में जो परिवर्तन होता है ना, वो है ना पृथ्वी की एक्सिस की तरफ जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, और परिक्रमण गति के सामूहिक प्रभाव के कारण दिन की अवधि में अपन को डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत पूरा एक बार आप है ना क्लियर करो। और एक बार वापस से मैं घूर्णन गति, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस से बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ कि घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति पृथ्वी के अपनी जगह पर ही घूमने को, जो अपनी जगह पर ही घूमना घूर्णन कहलाता है। अब एक घूर्णन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगता है। इस 24 घंटे के अगर घूर्णन नहीं हो तो उसका क्या प्रभाव होगा कि सूर्य के जो सामने वाला पार्ट है वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा, और पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ हमेशा रात रहेगी। तो इसी के कारण अपन को दिन और रात देखने को मिलते हैं। और लेकिन दिन और रात की जो अवधि है ना, उसका डिसीजन और किसी के कारण होता है, परिक्रमण और घूर्णन के दोनों को मिलने के कारण, और पृथ्वी का अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण अपन को दिन की अवधि और रात की अवधि में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब घूर्णन गति, आई होप आपको समझ में आ गया। अब घूर्णन गति के प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि प्रभाव कौन कौन से। एक तो प्रभाव अपन ने देख लिया कि दिन और रात का होना। दिन और रात के होने का कारण ही
ये होता है घूर्णन गति। अब पवनों की दिशा को भी घूर्णन प्रभावित करता है। अब पवनों की दिशा को कैसे प्रभावित करता है कि ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी को जो ये विषुवत रेखा है ना, ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो बीच वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पर जो पवनों के बारे में अपन डिटेल में और दूसरी क्लासेस में और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि इसके कारण क्या होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है, उस बल का नाम है कोरियलिस बल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये बल का कारण है घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन अगर नहीं हो ना, पृथ्वी अगर गोल गोल नहीं घूमे ना, तो ये बल नहीं लगेगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है ना, उसको कोरियलिस बल कहते हैं। और कोरियलिस बल के कारण पवनों की दिशा प्रभावित होती है। ये दिशा अपन को है ना, जैसे कि यहाँ से उत्तरी गोलार्ध से इधर साइड हवा आ रही है, इसको पूर्वी पवनें कहते हैं। इनके बारे में अपन आगे वाली क्लास में जानेंगे, लेकिन ऐसे हवा आनी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः नियम ये होना चाहिए कि हवा सीधी सीधी आए, लेकिन इसी पवनों के मतलब घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पवनें सीधी आने की बजाय कुछ डिफ्लेक्ट दिखाई देती है। मतलब कि रुकना एक वेट मिनट, ये अब आनी तो सीधी चाहिए, लेकिन कोरियलिस बल के कारण ये है ना अपनी दाई और कुछ मुड़ जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में तो ये दाई और मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाई और मुड़ जाती है। तो ये प्रभाव अपन को पृथ्वी के घूर्णन के कारण देखने को मिला। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ ये याद रखना है कि है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है, उसका नाम है कोरियलिस बल। और कोरियलिस बल के कारण अपन को पृथ्वी पर जो पवनें चलती है ना, उसके जो डायरेक्शन में थोड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और वो डिफ्लेक्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दिशा की जब जैसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, तो उसके दाई और दक्षिणी गोलार्ध में वो अपने बाई ओर मुड़ी रहती है। इसका और डिटेल एनालिसिस अपन बाद में करेंगे, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वैसे ही समुद्री धाराओं पर भी इन पवन घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि है ना, यहाँ से है ना, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ से एक है ना धारा बहती है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, गर्म धारा। इसके बारे में अपन और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ये ध्यान रखना है गल्फ। तो यहाँ पर कोरियलिस बल के कारण ही इसके डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सब कोरियलिस बल का प्रभाव जो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, इसके बारे में। अब दिशा का ज्ञान भी होता है। दिशा का ज्ञान कैसे होता है कि सूर्य उदय कहाँ पर होता है, पूर्व दिशा में होता है, तो अपन को पता चलता है कि ये पूर्व दिशा है। अस्त कहाँ पर होता है, पश्चिम दिशा में होता है, तो अपन को पता चलता है कि पश्चिम दिशा है। तो घूर्णन के कारण अपन को दिशा का भी ज्ञान होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसानी से समझना है। मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। घूर्णन गति क्या होती है, अपने जगह पर घूमना। ये एक घूर्णन को पूरा करने में, मतलब पृथ्वी एक राउंड को गोल गोल घूमने में कितना पूरा टाइम लगाती है, 24 घंटे। 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है, एक दिन होता है। अब एक दिन में क्या होता है, दिन और रात होते हैं, दिन और रात। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपन को दिन और रात की देखने को मिलता है। अब ये अगर नहीं हो तो हमेशा एक पार्ट पर दिन और एक पार्ट पर रात होगी, इसलिए वो घूमता रहता है। तो जो पार्ट पृथ्वी के सूर्य के सामने आता है वहाँ पर दिन होता है, और पीछे वाले पार्ट पर रात होती है। दूसरा, पवनों की दिशा पर प्रभाव दिखा है, ये मैंने थोड़ा बहुत बताया है, बहुत बेसिक जानकारी, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, वो कोरियलिस बल है। और कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध है ना, पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई, उत्तरी गोलार्ध में इसका डिफ्लेक्शन दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर होता है। समुद्री धाराओं पे प्रभाव पड़ता है, और दिशा ज्ञान में सहायता मिलती है। दिशा ज्ञान में तो ऐसे सहायता मिलती है कि अपन सूर्य उदय से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा है, क्योंकि अपन को ये बेसिक तो पता होता है कि सूर्य उदय पूर्व से होता है। तो अगर वो सूर्य उदय दिख रहा है तो ये बोलेंगे कि पूर्व दिशा, अस्त जिस दिशा में हो रहा है कि पश्चिम में हो रहा है, तो अपन को पता चल जाएगा कि पश्चिम दिशा। आई होप समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट लिखे, मैं आपको बता दूंगी। अब जब अपन ने घूर्णन गति तो पढ़ ली कि भाई पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, अब ये क्या है, सूर्य। ये सूर्य और इसके आसपास क्या है, ग्रह। मैंने बताए थे कि इधर बुध है, इधर शुक्र है, इधर पृथ्वी है। तो ये क्या है, ग्रह भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस चारों ओर चक्कर को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। क्या है, पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस चक्र को बोलते हैं परिक्रमण, मतलब कि रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपनी जगह पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये सूर्य है, अपन डायरेक्ट ये पृथ्वी का ही बनाते हैं, तो पृथ्वी है ना, सूर्य के एकदम ऐसे गोल गोल ऐसे चक्कर नहीं लगाती। पृथ्वी का जो पथ है ना, मतलब पृथ्वी की जो कक्षा है ना, वो ये है ना, ये कुछ दीर्घवृत्ताकार है, मतलब डायरेक्ट पूरा गोल होने की बजाय कुछ इस तरीके से। अंडा सुना है? अंडा देखा है? अंडा जिसने खाया नहीं होगा वो देखा तो होगा ही ना टीवी में, या फिर आज गूगल पे सर्च करके देखना। ये सूर्य है तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार घूमती है, ये दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि अंडे के आकार में वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। परिक्रमण के बारे में पता चल गया। परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। अब ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, तो वो चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना चालू करती है ना, तो ये जो चक्कर है ना, उसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो अपन दिन तो 365 दिन का ही मानते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो छः घंटे होते हैं ना, इन छः घंटे को जोड़कर एक दिन बना लिया जाता है। तो 6 × 4 करेंगे तो क्या होगा? 24। तो 4 सालों में एक और दिन जोड़ दिया जाता है, और वो फरवरी में, हर 4 सालों में 1 फरवरी में 28 की जगह 29 दिन देखने को मिलते हैं। और इस वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। एक बार और कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाने में 365 + 6 घंटे लगाती है, लेकिन अपन सामान्यतः एक वर्ष में कितने दिन मानते हैं? 365 दिन मानते हैं, तो वो 6 घंटे का आ गए। तो इन 6 घंटे को, मतलब कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं? इन 6 घंटे को अलग कर देते हैं और 6 घंटे को जोड़कर 4 वर्षों के बाद एक वर्ष में एक दिन जोड़ देते हैं, और वो दिन अपन को फरवरी में 29 तारीख के रूप में देखने को मिलता है। वैसे तो सामान्य 28 दिन ही होते हैं, लेकिन वो एक दिन जोड़ते हैं तो 29 तारीख हो जाती है। तो जिस वर्ष ये दिन जोड़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें साल में 365 की जगह 367 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है। और ये 29वां दिन कहाँ से आया? हर वर्ष में जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं ना, उनको 4 बार जोड़कर एक 24 घंटे बना लिए जाते हैं, और 29 दिन हर 4 साल में एक दिन जोड़ दिया जाता है, वो 29वां दिन हो जाता है। आई होप समझ में आया। आपने परिक्रमण पढ़ लिया, परिक्रमण में कितना समय लगता है वो पढ़ लिया। अब घूर्णन का जैसे प्रभाव के बारे में पढ़ा कि घूर्णन के प्रभाव के कारण दिन और रात देखने को मिलते हैं, तो परिक्रमण का प्रभाव अपनी पृथ्वी पर क्या पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। परिक्रमण के कारण ये पृथ्वी है और ये चारों ओर घूम रही, तो इसके कारण अपन को है ना पृथ्वी पर ऋतुएं देखने को मिलती है। कैसे ऋतुएं देखने को मिलती है? आपने गर्मी, सर्दी, बारिश तो महसूस की ही होगी। क्या देखने को मिलती है? ऋतुएं। अब ऋतुओं का कारण क्या है कि आपने पढ़ा कि पृथ्वी है ना अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि पृथ्वी का जो अक्ष है ना, वो है ना 90 डिग्री नहीं है कि भाई पृथ्वी अपने 90 डिग्री पर ही घूम रही है। पृथ्वी का जो घूमने का जो है ना तरीका है ना, वो पृथ्वी है ना कुछ झुकी हुई फॉर्म में, ये कुछ ऐसी अवस्था में पृथ्वी का जो अक्ष है ना, मतलब यहाँ से वो कुछ झुके हुए फॉर्म में घूमती है। मतलब कि जब आपने ग्लोब नोटिस किया था तो मैंने ग्लोब में बताया था कि ग्लोब कुछ इस प्रकार का ना हो कि ये बीच में से एक लाइन जाती है, वो पृथ्वी का क्या होता है? अक्ष होता है। अब पृथ्वी इस अक्ष पे घूमी हुई है झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी इस झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो इस झुकाव के कारण जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है ना, वो अलग अलग अक्षांश पे पड़ती है। मतलब कभी किसी अक्षांश पे पड़ रही है और कभी किसी अक्षांश पे पड़ रही है। तो मैं ना आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जैसे है ना, ये
सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का क्या है कि ये ना, अब सूर्य के सामने कभी ये घूम रही है, तो पृथ्वी का जैसे ये अपन ने 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये भी क्या है 23.5 डिग्री। तो अब पृथ्वी है ना घूम रही है, तो इधर है ना ये वाला जो भाग है ना पृथ्वी का, इधर क्या है पृथ्वी के सामने आ गया है। तो पृथ्वी का सूर्य के जो भाग सामने होगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अब सीधी पड़ेगी तो ऑब्वियस है कि गर्मी होगी। तो जो उत्तर वाला भाग है ना, यहाँ पर समझो गर्मी है जब ये सूर्य के सामने। तो गर्मी उत्तर वाले भाग में, जैसे उत्तर में भारत भी है, तो भारत में गर्मी कब पड़ती है? मई, जून, जुलाई। तो जब ये पृथ्वी के सामने वाला ये झुका हुआ पृथ्वी के सामने होता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है। अब इसी प्रकार कभी क्या होगा कि पृथ्वी किसी भी प्रकार से झुकी ना होकर, जो ये वाला जो पार्ट है ना, एक मिनट, ये तो मैंने ऐसे ये वाला बताया था कि ये वाला पार्ट पृथ्वी के, अब क्या होगा पृथ्वी ऐसे, तो एक टाइम पर क्या होगा पृथ्वी है ना विषुवत रेखा के ऊपर चमक रही होगी। ये वाली स्थिति होती है ना विषुव वाली स्थिति होती है, जब पृथ्वी है ना ये भूमध्य रेखा है ना, मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा के ऊपर चमक रही होती है। इस समय जब सूर्य इसके ऊपर सीधा चमकता है तो वहाँ पर है ना दिन और रात की जो अवधि होती है ना वो समान होती है, और इसको है ना विषुव की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव की स्थिति। ये कब होती है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाने की दिशा में होता है ना, मतलब इधर से ये घूम के इधर आएगा। तो ये जो 21 मार्च की स्थिति होती है, जिसको वसंत विषुव बोलते हैं। जब सूर्य है ना मकर रेखा से उत्तर की ओर बढ़ता है और 21 मार्च को वो उत्तरी गोलार्ध में जाने से पहले विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, और वो विषुव की स्थिति होती है। और 21 मार्च को ये बोलते, इसको वसंत विषुव बोलते हैं। अब पृथ्वी इस पर चमकी, मतलब कि किस पर? 21 मार्च को ये भूमध्य रेखा पर सीधी चमकी। अब भूमध्य रेखा पर चलने के बाद धीरे धीरे वो सूर्य क्या होगा, सूर्य का झुकाव क्या है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ आएगा। तो पृथ्वी धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध, सूर्य की जो किरणें है ना वो उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़नी चालू हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़नी चालू होगी ना, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आने लग जाएगी। इस वाले एरिया में क्या आएगी? गर्मी आने लग जाएगी। और 23 जून को, कौन से जून को? 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर सीधी चमकने लग जाती है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयतान। ये वर्ड मेरे को थोड़ा सॉलिसिट बोलते हैं इसको, कुछ वेट फॉर मिनट, इसको हाँ 1 मिनट, मैं ये वर्ड मेरे को समझ, हाँ इसको सॉलिस्टिस बोलते हैं, अयनांत। ठीक है, इसमें मतलब कि वर्ष की, मतलब कि इसमें 23 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री झुका, मतलब 23.5 डिग्री पर चमकता है कर्क रेखा पर। इस दिन पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन 23 जून को होता है, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत में सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 23 जून को तो पृथ्वी सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है। अब कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती है। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री। अब 23 डिग्री से ऊपर सूर्य की किरणें सीधी कभी नहीं पड़ती है। इससे फिर क्या हो? सूर्य वापस, पृथ्वी घूम के वापस इधर ये सूर्य की किरणें इधर पड़नी चालू होगी। मतलब ये धीरे धीरे थोड़ा सा पृथ्वी का झुकाव ऐसे हो जाएगा। पृथ्वी मतलब वापस ये जो विषुवत रेखा है ना वो सूर्य के सामने आने लगेगी, और 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, और इसको शरद विषुव बोलेंगे। कब? 23 सितंबर को सूर्य वापस उत्तरी गोलार्ध से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि 23 जून के बाद पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा है,
और भूमध्य रेखा पर 21 जून को वो सीधा 23 सितंबर को वो सीधा चमकेगा। सॉरी, जो ये डेट थी ना, ये मैं एक बार डेट का करेक्शन कर लेती हूँ। ये जो डेट थी ना वो 21 जून थी, और इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं। उत्तर अयनांत की स्थिति के बाद धीरे धीरे सूर्य वापस नीचे की ओर बढ़ने लगता है। मतलब कि सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन पृथ्वी वापस अपने घुमाव के द्वारा वापस भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है ना, वो सूर्य के सामने आ जाती है। और ये स्थिति कब की है? 23 सितंबर की, जब पृथ्वी सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और ये वाली स्थिति होती है शरद विषुव की। मतलब कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो वो विषुव की स्थिति होती है। एक विषुव की स्थिति मार्च के अंदर 21 मार्च को होती है, वो वसंत विषुव होता है। और फिर 23 सितंबर को होता है जो शरद विषुव होता है। इन दोनों समय में सूर्य पृथ्वी पर सीधा चमकता है। अंडरस्टैंड? और जब ये 23 सितंबर के बाद वापस पृथ्वी का मतलब जो मकर रेखा है ना, वो सूर्य के सामने आनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे एकदम सीधी आती है। और 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम सीधा चमकता है और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनांत बोलते हैं। अब मैं आपको है ना 1 मिनट, जो ये सारी जो स्थिति है ना उसको एक पॉइंट में मतलब समझा देती हूँ कि ये सूर्य है, अब ये सूर्य, अब ये पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, ये ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है और ये वाला ये 23 डिग्री है। अब क्या है कि जैसे अपन है ना विषुव से स्टार्ट करते हैं कि जो 21 मार्च की स्थिति होती है ना, 21 मार्च पर सूर्य को सबसे पहले अपन को भूमध्य रेखा पर वो सीधा चमक रहा है 21 मार्च को। जब क्या होगा, दिन और रात की जो अवधि होती है ना वो 12-12 घंटे की मतलब एकदम बराबर होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि मार्च के बाद अपन को उत्तर भारत, मतलब भारत में क्या देखने को मिलती है? गर्मी देखने को मिलती है। और मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला जो गोलार्ध है ना, ये वाला गोलार्ध, ये वाला उत्तर वाला, इधर है ना सूर्य सीधा चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ने लग जाती है, मतलब कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। उस दिन पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और गर्मियों का सबसे बड़ा दिन 21 जून। उसके बाद पृथ्वी वापस दक्षिण की तरफ बढ़ना, मतलब पृथ्वी का जो दक्षिण वाला भाग होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध, वह सूर्य के सामने आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि उसकी तरफ पृथ्वी घूमने लग जाती है। तो जो ये भूमध्य रेखा है ना, ये सामने आ जाती है। और 23 सितंबर को वापस सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। और ये क्या स्थिति होती है? शरद विषुव की। फिर वापस पृथ्वी मकर रेखा पर, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये दक्षिण अयनांत की स्थिति होती है। इसमें है ना 22 दिसंबर को पृथ्वी मकर रेखा पर सीधा चमकता है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में। आई होप आपको समझ में आया हो। अब अपन कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है? एक तो वसंत विषुव की जो डेट है ना वो इम्पोर्टेंट है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है 23 मार्च को। उसके बाद आता है उत्तर अयनांत, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और वो कब आता है? 21 जून को। फिर वापस शरद विषुव आता है 23 सितंबर को, जब सूर्य
वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और मकर रेखा की तरफ पृथ्वी का जो मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध है ना वो सूर्य के सामने आने लगता है। और उसके बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की स्थिति आती है। मतलब शरद ऋतु के बाद दक्षिण गोलार्ध में गर्मी की स्थिति आने लगती है और उत्तर भारत में मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की सर्दियों की स्थिति आने लगती है। तो अपन को क्या पता चलता है कि इसके कारण अपन को ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वर्ष की अवधि तय होती है, दिन की अवधि में भी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है मैंने बताया कि 23 मार्च को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है और रात छोटी होने लगती है। उसी प्रकार जब सर्दियों में सूर्य मकर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है, तब वहाँ पर दिन की अवधि छोटी है और रात बड़ी होने लगती है। तो ये दिन की अवधि में भी परिवर्तन डालने, विषुव और अयनांत की स्थिति भी मैंने बता दी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्या याद करने की चीज़ें और समझने की चीज़ें ये मैंने आपको बताई थी। पृथ्वी की दूरी मतलब कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये मतलब ऋतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको ये घूर्णन गति एक बार मैं आपको है ना शॉर्ट में बता देती हूँ क्या। एक तो घूर्णन गति जब अपने जगह पर ही घूमना होता है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना पड़ता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात की अवधि प्रभावित होती है। दिन और रात होते हैं। दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है ना वो परिक्रमण के कारण होता है। जो दिन और रात होते हैं ना वो घूर्णन के कारण, और अवधि में जो परिवर्तन होता है ना वो परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है, विषुव की स्थिति और अयनांत की स्थिति भी बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं रोज़ आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।